सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके सीधेपन का फायदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी। जरा सी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती। अरे सुनते हो, कोई लूला लंगड़ा देख इसकी शादी तय करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं। लेकिन वहां भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी। सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सलोनी, बात तो सुनो जरा। जी कहिए। आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं। ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आपने कह दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चढ़ाकर वहां से जाती है अभी इसके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ। निकिता गैस की आंच तेज कर देती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसोई घर में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब आएगा मजा। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी। अरे तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तूने ये क्या कर दिया? सलोनी की सास उसे बहुत डांट फटकार लगाती है। तभी मोहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है। अरे भाई मोहन, ये क्या तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? लगता है खाना जल गया है। चलो खाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं अपने घर जाके खा लूंगा। सर दरअसल वो सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चले अब चलता हूँ मैं। बॉस के जाते ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। भगवान, मेरी माँ तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी आकाशवाणी होती है। बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा बुरा सोचने वाले के मन की सारी बातें तुम पहले ही जान जाओगी। अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है। तब निकिता के मन में कुछ बातें चल रही थी। कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तू देखती जा सलोनी, तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, सलोनी, मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी हॉल में निकिता आती है। सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है। आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिए तब तो पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी? महादेव है मेरे साथ। ठहर जा निकिता, आज तो तेरी खैर नहीं। सलोनी अपने पति मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी करतूत दिखाने लगती है। निकिता गर्म प्रेस मोहन के कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहन इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मोहन निकिता को बुलाकर उसे खूब डांट फटकार लगाता है। उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी। दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दांव सलोनी पर नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे घुटने टेक देती है। फिर एक दिन सलोनी की सास की सहेली ममता अपनी बहू कविता के साथ वहां आती है। कविता मन ही मन कहती है, अरे ये बुढ़िया पागल है जो मुझे यहाँ लेके आ गई। कहाँ मैं अपनी किटी पार्टी छोड़ के इसके साथ यहाँ मरने आ गई। पता नहीं कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए।
सलोनी कविता की सारी बातें सुन लेती है। अरे कविता, तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें झेल रही हो और उनके मरने का इंतजार कर रही हो। ये तो गलत बात है। सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किए कहती है, अरे ये तुमने कैसे सुन लिया? ये सारी बातें तो मैं अपने मन से बोल रही थी। तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था। ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लेती है। क्यों रे कलमुही, तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आई मेरी जायदाद लेने वाली। मैं आज ही अपने वकील को बुलाकर सब कुछ छोटी बहू के नाम कर देती हूँ। चल घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ। इस तरह सलोनी लोगों के मन की बातें सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे सलोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सबके मन छल कपट से भरे हैं। मैं तो लोगों के मन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजिए भगवान। इस तरह भगवान सलोनी को दी हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिंदगी जीने लगती है। मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा ही घर है ना? क्या आप ही समझन जी? हाँ हाँ, वो बात भी सही है आपकी। ये तो आप ही का घर है, जब चाहे मुंह उठा के आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है त्रिवेणी की, जिसकी बेटी मालविका की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अर्जुन और मालविका को कॉलेज से ही एक दूसरे से प्रेम होता है। अपनी बेटी महलों में ब्याही गई है, इस बात का पूरा फायदा उठाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी को पहले से ही चोरी करने की आदत होती है और अब वो अपनी बेटी मालविका के ससुराल में बार बार जाकर चोरियां करना शुरू कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है इस बिगड़ी हुई माँ की कहानी। मम्मी, सासू माँ, ये लीजिए नाश्ता। माँ, ये बिस्किट्स आप मत खाइए। ये शुगर फ्री बिस्किट्स सासू माँ के लिए हैं। इन्होंने खास विदेश से मंगवाए हैं। अरे रहने दो मालविका बहू, पूनम रायचंद का दिल बहुत बड़ा है। मैं गरीबों को इतना दान करती हूँ तो क्या अपनी समधन को एक बिस्किट नहीं दे सकती? जस्ट किडिंग समधन जी। और हाँ मालविका बहू, आइंदा से तुम ये नौकरों वाले काम बिल्कुल मत करना। इन सब के हाथों में क्या मेहंदी रची है? मालकिन, वो पिछली बार सोने और चांदी के बर्तन हमसे टूट गए थे, इसलिए हमें बड़े साहब ने रसोई का काम करने से मना किया है। अरे चिल चिल, हम रायचंद हैं और इस महल में ऐसे हजारों सोने और चांदी की चीजें हैं। टूटती है तो टूटने दो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर त्रिवेणी के मन में लालच का प्रकोप जाग उठता है और वो मन ही मन पूरे महल को निहारते हुए कहती है, हाय, अब जब ये पूनम रायचंद अपनी जुबान कह रही है, फिर तो इस घर पे भी हाथ साफ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी का ससुराल है तो क्या हुआ, इसमें कोई लाज शर्म नहीं। उल्टा मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरी बेटी एक महल की बहू बनी है। त्रिवेणी अब रायचंद मैंशन में रोजाना आना शुरू करती है और वो चुपके से पूनम के कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से उसकी साड़ियाँ और गहने चुराती है और अपने बैग में लेकर पीछे के गेट से रफू चक्कर हो जाती है। पूनम जब हॉल में आती है तभी, अरे मालविका बहू, समधन जी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सासू माँ, वो मम्मी को ना आज मंदिर जाना था, आज कोई बड़ी पूजा है वहाँ, इसलिए वो चली गई। पूनम जब अपनी साड़ियाँ और गहने गायब दिखती है तो, ओफो, लगता है फिर से मैं अपनी साड़ियाँ और गहने कहीं रख कर भूल गई। लगता है लॉन्ड्री में गई है साड़ियाँ और गहनों को पॉलिशिंग के लिए दिया होगा। पूनम को भूलने और लापरवाही की आदत थी और कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो उसका कसूर अपनी लापरवाही पर थोप देती, जो कि सच नहीं था। ये बस पूनम के मन का भ्रम था।
ऐसे ही त्रिवेणी कभी रसोई में से चांदी और पीतल के बर्तन, कभी महल के मंदिर में से महंगी मिठाइयाँ, कभी कोई फोन, कभी कोई घड़ी, तो कभी तिजोरी से पैसे चुराती रहती और महल में कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार, अरे ये क्या मालविका, हमारी तिजोरी खाली और खुली क्यों है? इसका मतलब घर में चोरी हुई है। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा हमारे कमरे ऊपर ध्यान नहीं रहता है क्या? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो आप अर्जुन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियां रहती हैं। अब क्या मैं कुर्सी लगाकर कमरे में बैठकर चौकीदारी करती रहूं? वही रह गया है क्या? पूरे महल के हाउस कीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी को एकत्रित किया जाता है और सबकी तलाशी ली जाती है। पूनम को अब समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि महल की काफ़ी चीज़ें भी गायब हो रही थी। पूनम का पति इंद्रेश कहता है, अरे पूनम, तुम खामखा अपने आप पर भुलक्कड़ होने का, लापरवाही होने का शक कर रही थी, जबकि चोरियां सिर्फ हमारी ही नहीं पूरे महल की चीज़ों की चोरी हो रही थी और मालविका बहू और अर्जुन की भी कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं। महल में सिक्योरिटी इंचार्ज बोलता है, बड़े साहब, हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप शहर के बाहर थे और मालकिन जी भी दिन भर बाहर रहती थी, तो बता ही नहीं पाए। महल में छोटी सी छोटी चीज़ें भी चोरी हो रही है। ये बात तो अब बहुत गंभीर हो गई है और तगड़ी सिक्योरिटी तैनात कर लो, लेकिन अब इस घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे त्रिवेणी आ जाती है। क्या हुआ दामाद जी, और आप सब इतने चिंतित और परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाय हाय। अर्जुन त्रिवेणी को आए दिन होने वाली चोरियों के बारे में बताता है और त्रिवेणी थोड़ी सी घबरा भी जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात! आम सी बात है, हमारे गली मोहल्लों में ना इतनी सारी चोरियां होती है, तो फिर ये तो एक राजमहल ठहरा। चिंता मत कीजिए आप सब, कड़ी सिक्योरिटी कर दीजिए। मतलब क्या, चोर और चौकन्ना हो जाएगा और कम चोरी करेगा। क्या मतलब है आपका समधन जी? हाय हाय, अरे गधेड़ी बेवकूफ त्रिवेणी, ये क्या बोल रही हो? बैल मुझे मार जैसी समस्या खड़ी मत कर त्रिवेणी। समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? अब कुछ भी तो नहीं समधन जी, समधी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप अपना सारा सामान सहज के छुपा के रखिए, इसमें भलाई होगी आपकी। पूनम को त्रिवेणी के इस व्यवहार पर थोड़ा सा शक आ जाता है। त्रिवेणी अब से रायचंद मैंशन में आना जाना कम कर देती है अपने घर में। बस अब अपना अगले कुछ दिनों तक का स्टॉक तो मैं भर लाई हूँ। अब वहाँ रायचंद मैंशन में मामला काफ़ी गर्म है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता मैं वहाँ तीज त्योहारों में ही आया जाया करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो चाहे मैं एक चम्मच ही क्यों ना लूँ, उसे भी चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। और बेवकूफ रायचंद, उन्हें तो पता भी नहीं कि आस्तीन का सांप रोज उनके घर में आकर चोरी करके जाता है। बेचारे जितने माला माल हुए उतने ही कंगाल भी हो गए। महल में एक नौकर पूनम के पास जाकर उससे कहता है, मालकिन, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो दरअसल छोटी मालकिन की मम्मी यानी कि त्रिवेणी जी को मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। क्या तुम घन चक्कर हो क्या? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे वैसे भी उस सो कॉल्ड समधन जी त्रिवेणी पर शक तो आ ही रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रही थी मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। और तो और त्रिवेणी जी इतनी चालाक हैं कि उन्होंने महल की उन्हीं जगहों पर चोरी की है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब देखना मैं क्या चक्रव्यूह रचाती हूँ। अब मैं हमारा पुश्तैनी हीरे का हार सरेआम हॉल में रख दूंगी और जैसे ही वो त्रिवेणी उस हार को चुराएगी तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पूनम की इन सब बातों को मालविका कमरे के बाहर ही सुन लेती है और वो अत्यंत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। मालविका फौरन अपनी माँ त्रिवेणी को फ़ोन लगाती है। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी ही बेटी के ससुराल में इतनी सारी चोरियां की। वेरी बैड मम्मी। सासू माँ को आपकी इन काली करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है।
मालविका बेटा, ये तो क्या करी है? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की यार। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बाय। मालविका इतना कहकर फोन कॉल कट कर देती है। त्रिवेणी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वहीं रायचंद मैंशन में पूनम हॉल में खुले आम पुश्तैनी हीरे का हार रख देती है और त्रिवेणी को न्योता देने के लिए फोन लगाती है। त्रिवेणी पूनम का कॉल देखकर कांपने लगती है। पूनम रायचंद का कॉल, मेरी तो आज शामत है। अरे, आज सूर्योदय किसी और दिशा से हुआ है क्या? त्रिवेणी मेरा फोन नहीं उठा रही। खैर, वो वैसी भी आज आने ही वाली थी 2 बजे तक। अपने आप आएगी और सारी चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी। पूनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सभी नौकर भी भोजन करने जाते हैं। तभी वहाँ पर बालकनी से एक चोर आता है और वो पुश्तैनी हीरे का हार चुरा कर ले जाता है। और बाद में जब पूनम ये सीसीटीवी में देखती है तब ये क्या? ये तो एक आदमी चोर है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? तभी पूनम का फ़ोन बजता है और उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें त्रिवेणी का वीडियो होता है। क्यों समधन जी, आपको क्या लगा आप मुझे पकड़ लोगी? लेकिन मैं तो चली 7 समंदर पार। अब आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। मेरी मालविका का ख्याल रखना और अपने सामान का भी। त्रिवेणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पूनम गुस्से में फ़ोन पटक देती है और वहाँ त्रिवेणी एरोप्लेन में उड़कर सारा चुराया हुआ सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहाँ से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे। जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं। कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली जनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। जनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ न सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि
आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं।